पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सियासी बवाल हो गया। उन पर हमला तब हुआ जब वो कोलकाता से घर लौट रहे थे। बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। एक के बाद एक कई गोलियां मारी, संभलने तक का मौका नहीं दिया। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी मौत हो गई। बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया, गहरी राजनीतिक साजिश की आशंका जताई, लेकिन टीएमसी ने आरोपों से इनकार कर दिया। हत्याकांड पर टीएमसी ने दुख जताया और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, लेकिन जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई, उससे पूरे बंगाल में कोहराम मच गया। घटना पिछली रात को हुई। रात के करीब 10:10 पर 42 साल के चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे। उनका घर उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में। वो कार से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। सीसीटीवी वीडियो में उनकी कार सड़क से गुजरती भी नजर आई। उनके साथ उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा कार में मौजूद थे, मतलब कार में 2 लोग बैठे हुए थे। पुलिस सूत्र कह रहे हैं चंद्रनाथ रथ ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे, अपने घर पहुंचने ही वाले थे। करीब 200 मीटर की दूरी बची थी, सब कुछ ठीक था। तभी एक और कार आई और उसने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता रोक दिया। ये जो रास्ता है उनके घर की तरफ जाता है। 10:10 पर चंद्रनाथ रथ इसी रास्ते से आ रहे थे अपने घर के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं 10:10 पर, ये जो घटना स्थल है, यहाँ पर उनको एक गाड़ी जो है सामने से आती है और वो जो गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही वो गाड़ी यहाँ पर आती है और यहाँ पर सीधे वो गाड़ी दाखिल हो जाती है उनके गाड़ी के ठीक सामने गाड़ी आ गई तो चंद्रनाथ रथ की कार बीच सड़क पर खड़ी हो गई। ना उन्हें कुछ समझ आया, ना ही उनके ड्राइवर को कुछ समझ आया। उनके कुछ भी समझने से पहले उनकी कार के पास एक बाइक आकर रुकी। बाइक उस तरफ से रुकी जिस तरफ चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे। उस पर 2 हमलावर थे। अगले ही पल बाइक पर पीछे बैठे हमलावर ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाते हुए उसने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। 10 से 12 गोलियां मारी और फिर दोनों वहां से भाग निकले। उनकी स्कॉर्पियो यहाँ पे खड़ी होती है, वो गाड़ी सामने खड़ी होती है। उसके बाद सामने से मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। उन गोलियों से जो कार का शीशा है, वो कांच आपको यहाँ पर बिखरा पड़ा दिखाई दे रहा है। चंद्रनाथ रथ बुरी तरह घायल हो गए। कुछ गोलियां उनके शरीर को भेदती हुई निकल गई थी। उनके ड्राइवर भी गोली लगने से घायल हो गए और बीच सड़क पर यह घटना हुई। आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए। गोलियों की आवाज सुनकर पूरा इलाका थर्रा गया। बदमाशों के भागने के बाद कुछ लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे। सड़क के बीचों बीच चंद्रनाथ रथ की सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। कार के अंदर का मंजर तो और भी भयावह था, क्योंकि कार के अंदर हर तरफ खून फैला दिखा। पूरी कार खून से सन चुकी थी, खून से लाल हो चुकी थी। कार के अंदर शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ बेहोश थे। उस वक्त उनके शरीर में गोलियां लगी हुई थीं, शरीर से खून निकल रहा था। उनके ड्राइवर भी घायल थे। तब तक कई लोग वहां पहुंच गए। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग भी वहां खड़े नजर आए। कई लोग उनकी मदद करने में जुट गए। कोई चंद्रनाथ रथ को संभालने की कोशिश करता दिखा, कोई उनके ड्राइवर को सहारा देता नजर आया। एक आदमी जोर जोर से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहता रहा। বেঁচে আছে কি বেঁচে থাকলে হসপিটাল নিয়ে চলো, হসপিটালে যাও, বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। মুখটা একবার দেখো না, ভিডিও করো, মুখটা একবার দেখি দাও না, মুখটা কি আছে। फिर कुछ लोगों ने मिलकर चंद्रनाथ रथ को सीट पर बैठाया, उन्हें सीट बेल्ट लगाई। घायल हालत में दोनों को तुरंत पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 জন গুলি করে চলে গেছে। সেটা বলতে পারবো না আমি তো। एक व्यक्ति ने बताया घटना का पता चलने के बाद वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके मुताबिक चंद्रनाथ रथ की कार के आगे एक दूसरी कार खड़ी थी, उसमें कोई नहीं था, जबकि चंद्रनाथ रथ की कार में एक आदमी जोर जोर से रो रहा था। स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है कि ऑल्टो कार जो जिसका नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो के अंदर ऑल्टो में कोई नहीं था। स्कॉर्पियो के अंदर एक आदमी ड्राइवर के सीट में बैठ के कार रो रहा था।
शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर हमले की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। पूरे राज्य में कोहराम मच गया और घटना के बाद तुरंत पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। घटना की वाली जगह को सील कर दिया गया। जिस सड़क पर चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई थी उस सड़क को बंद कर दिया गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। सीआईडी की टीम वहां पहुंच गई, फोरेंसिक टीम पहुंच गई। रात में ही सबूत जमा करने का काम शुरू हुआ। एक एक चीज को खंगाला गया। सबसे पहले उस कार की जांच की गई जिसने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता रोका था। पुलिस सूत्र कह रहे हैं उस कार में एक आदमी बैठा था और घटना के बाद वो कार को उसी जगह पर छोड़कर भाग निकला था। जांच में पाया जाता है कि जो ये कार है, जो सामने कार खड़ी है, उसका जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है और अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट से हमलावरों का पता लगाया जा सके। सीआईडी के सूत्र कह रहे हैं पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ पर यह हमला हुआ। हमले से पहले उनकी पूरी जानकारी जुटाई गई। घर से कब निकलते हैं, कितने बजे घर आते हैं, कार में कौन होता है, किस वक्त वो अकेले रहते हैं, हर एक चीज का हमलावरों को पहले से पता था। सीआईडी के सूत्र कह रहे हैं हमलावरों ने जानबूझकर चंद्रनाथ रथ पर उनके घर के पास हमला किया क्योंकि उनके घर के पास वाली सड़क संकरी है और वहां गाड़ी को रोकना आसान था। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं जिस कार ने चंद्रनाथ रथ की कार को रोका उसे दोपहर करीब 3 बजे उसी इलाके में देखा भी गया था। आसपास रहने वाले लोगों ने घटना वाली जगह पर एक संदिग्ध बाइक को भी देखने का दावा किया। जहाँ पे हुआ है घटना उसके ऊपर में सर एक फ्लैट है, वहीं पे एक महिला देखी थी कि वो बाइक वाला वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट से हेलमेट पहन के खड़ा था। अच्छा, इसका मतलब वो वेट कर रहा था। सीआईडी के सूत्र कह रहे हैं कि बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर घात लगाकर हमला किया, घेर कर उन पर हमला किया, एक के बाद एक कई गोलियां मारी। चंद कदम के फासले पर यहां से घर था। वो घर के लिए चले तो जरूर, लेकिन घर पहुंच नहीं पाए। ये जो दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ, आप कांच के बिखरे टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से विद्रूप तरीके से, विभत्स तरीके से उनको इस तिराहे पर घेर करके मारा गया। सीआईडी के सूत्रों ने बताया कि हमलावरों को इलाके की पूरी जानकारी थी। हर एक गली, हर सड़क के बारे में उन्हें सब कुछ पता था, इसीलिए बदमाश आसानी से वहां से फिर भाग निकले। और वहां से भागने के लिए हमलावरों ने कार का इस्तेमाल नहीं किया। जिस कार से चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता रोका गया उसे बदमाशों ने वहीं छोड़ दिया। पुलिस सूत्र कह रहे हैं बदमाश बाइक पर बैठकर वहां से फिर भागे, संकरी गलियों से होते हुए फरार हो गए। पुलिस की कई टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गईं। पुलिस का कहना है हमलावरों की कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। उसकी जांच की तो वो फर्जी नंबर सिलीगुड़ी का निकला। वहां एक व्यक्ति हैं विलियम जोसेफ। सूत्र कह रहे हैं हमलावरों ने उनकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल किया, मतलब बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। और पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि जो कार थी उसके चेसी नंबर को भी मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस की टीम कार के मालिक तक पहुंचने में जुटी है। दूसरी तरफ पीए की हत्या की खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी अस्पताल में पहुंच गए जहां चंद्रनाथ रथ को इलाज के लिए ले जाया गया था। उन्होंने हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। पुलिस की कई टीमें बना दी गईं, एसआईटी का गठन कर दिया गया, अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी गई। और सीआईडी के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल हो सकते हैं, यानी सुपारी पर हत्या की गई। सूत्रों का कहना है गोली मारने के बाद बदमाश अलग अलग दिशा में भाग गए थे। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, ऐसी खबरें हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि किसी भी तरह हमलावरों का सुराग मिल सके, क्योंकि कई घंटे गुजरने के बाद भी हमलावरों का पता नहीं चल सका। सुबह होने पर सीआईडी और फोरेंसिक टीम एक बार फिर घटना वाली जगह पर पहुंची, नए सिरे से सबूत जमा किए, एक एक चीज को फिर से खंगाला।
शुवेंदु अधिकारी के पीए की जहां हत्या हुई वहां पर एक बार फिर फोरेंसिक टीम पहुंच रही है। आप देखिए जरूरी उपकरण लेकर के जो एविडेंस होते हैं इकट्ठा करने के लिए वो सीआईडी की टीम और फोरेंसिक की टीम दोनों पहुंची है यहां पर। पता चल रहा है फोरेंसिक जांच में पता चला कि बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर ग्लॉक पिस्तौल से गोलियां चलाई थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में ग्लॉक पिस्तौल बनती है, बेहद हल्की होती है, बिना रुके गोलियां दागती है। तो सूत्र कह रहे हैं कि उसी पिस्तौल से हमलावरों ने नजदीक से चंद्रनाथ रथ को गोली मारी। शुवेंदु अधिकारी ने शक जताया इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। और शुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं पोस्टमार्टम के दौरान चंद्रनाथ रथ के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनके सीने को निशाना बनाकर गोलियां दागी ताकि वो किसी भी सूरत में बच न सके। बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि हमलावरों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। हमले में चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी थी। उनकी हालत नाजुक बताई गई, उन्हें 3 गोलियां लगी। पहले उन्हें उत्तर 24 परगना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद शुवेंदु अधिकारी के चेहरे पर दुख और गुस्से का भाव साफ दिखाई दिया। उन्होंने इस हत्या को प्री प्लान्ड मर्डर बताया, यानी योजना बनाकर की गई हत्या कहा। शुवेंदु अधिकारी ने चंद्रनाथ की मौत को अपना व्यक्तिगत नुकसान बताया कि एक ही झटके में उन्होंने अपना एक भरोसेमंद साथी खो दिया। 42 साल के थे चंद्रनाथ रथ, पहले एयरफोर्स में थे, 20 साल एयरफोर्स में थे। नौकरी छोड़कर वो शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए थे और 8 साल से वो परछाई के साथ उनके साथ रहते थे, परछाई की तरह उनके साथ रहते थे। पर्दे के पीछे से शुवेंदु अधिकारी की मदद करते थे, कह रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के हर फैसले, हर लड़ाई, हर संघर्ष, हर रैली, हर सभा, हर रोड शो की प्लानिंग से लेकर उसे पूरा कराने तक की जिम्मेदारी चंद्रनाथ रथ ही संभालते थे, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी हत्या के बाद शुवेंदु अधिकारी दुखी नजर आए, अस्पताल की तरफ भागे। पहले से ही बीजेपी समर्थकों का वहां हुजूम उमड़ा हुआ था। भीड़ के बीच से होते हुए वो अस्पताल के अंदर गए, चंद्रनाथ के परिवार के लोगों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बधाया। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद बीजेपी समर्थक गुस्से से भर गए, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। फिर देर रात के बाद वो अस्पताल से लौटे। सुबह एक बार फिर वो अस्पताल पहुंचे। चंद्रनाथ रथ के पोस्टमार्टम के वक्त भी वो अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे। उनका परिवार और शुवेंदु अधिकारी का परिवार लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। दोनों परिवारों का संबंध उस दौर से जुड़ा था जब पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी का संगठन मजबूत हो रहा था। शुवेंदु अधिकारी इलाके की राजनीति में धीरे धीरे उभर रहे थे। चंद्रनाथ का परिवार भी पहले टीएमसी से ही जुड़ा रहा था। शुवेंदु तो टीएमसी में थे ही। चंद्रनाथ की मां पंचायत राजनीति में सक्रिय थी। इसी वजह से दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता रहता था। चंद्रनाथ रथ ने रामकृष्ण परमहंस मिशन से अपनी पढ़ाई की। रामकृष्ण मिशन की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित बताए जाते हैं। 10वीं पास करने के बाद ही वो 2000 में एयरफोर्स के लिए चुन ली गए थे। 2018 में उन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले ली थी, वीआरएस ले लिया था, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली थी। बाद में कुछ महीनों के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर वो शुवेंदु अधिकारी के साथ जल्द ही जुड़ गए थे। उस वक्त शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, लेकिन दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ी। टीएमसी के सभी पदों और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था शुवेंदु ने और बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुवेंदु अधिकारी के साथ चंद्रनाथ रथ ने भी टीएमसी छोड़ दी। उनके परिवार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। चंद्रनाथ रथ ने शुवेंदु के पीए के तौर पर काम फिर शुरू कर दिया।
एयरफोर्स में जो उन्होंने सीखा था अनुशासन, वो चंद्रनाथ के काम आया। उन्हें चुनावी रणनीति तैयार करने, संगठन को मजबूत करने, साथ के लोगों को मिलाकर एक टीम को तैयार करने में एक्सपर्ट माना जाता था। हालांकि वो अखबारों की सुर्खियों से दूर ही रहते थे, चुपचाप अपना काम करते थे पर्दे के पीछे। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में उन्होंने पर्दे के पीछे से टीएमसी के खिलाफ अचूक रणनीति तैयार की थी। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया और इस जीत की स्क्रिप्ट लिखने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर गिना जा रहा था, चंद्रनाथ रथ का। तो उनकी हत्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया। एक कार्यकर्ता तो फूट फूट कर रो पड़ा। जो चादर होता है वो उड़ गया और सब चला गया, सब बर्बाद हो गया। नहीं, हम आपको इस संकट बन रहा है, हमारा सरकार आने से पहले दादा को खत्म कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया हत्या से कुछ ही देर पहले वो चंद्रनाथ रथ के साथ मौजूद थे। उनके घर पर ही एक मीटिंग हुई थी। हम लोगों के साथ दादा था, वहाँ पे हम लोगों के साथ एक साथ बैठ के मीटिंग किया और माता जी उनका खाना बना के ले आती, खाना खा के निकले। एक साथ 1.5 घंटा में बातचीत हुआ। कलकत्ता में काज था इसलिए चलाया। फूट फूट कर रो रहे थे कार्यकर्ता। उन्होंने हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ने, उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। कोई कड़ा शास्ति हो, जो भी इस काम किया उसका माथा जो है, जो रैकेट जो ये काम किया है उसका कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ये मैं लोगों को मांग है। आसपास के जिलों और शहरों से भी बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि चंद्रनाथ रथ ने न सिर्फ भवानीपुर बल्कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में भी दिन रात एक कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। दोनों जगहों पर उनकी जीत हुई, नंदीग्राम में भी और भवानीपुर में भी। कार्यकर्ताओं ने बताया दोनों जीत के पीछे चंद्रनाथ रथ की सटीक रणनीति और मेहनत छिपी थी। और चंद्रनाथ रथ को जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहां बीती रात फिर हंगामा खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने इंसाफ की मांग की। हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां पहुंचे बीजेपी नेताओं का अस्पताल के अंदर घुसना मुश्किल हो गया, क्योंकि गुस्साए कार्यकर्ता वहां थे। उन्होंने अस्पताल के अंदर जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अस्पताल के एंट्री गेट पर ही जमावड़ा लगा दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां डटे रहे। इसी बीच बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। सुकांत मजूमदार को घेर लिया। पुलिस ने फिर सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें लोगों से बचाते हुए किसी तरह अस्पताल के अंदर पुलिस ले गई। पूरी रात वहां बीजेपी नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी रहा। वो अस्पताल के बाहर खड़े होकर हंगामा करते रहे, चंद्रनाथ रथ के लिए न्याय की मांग करते रहे। कई बार अस्पताल के अंदर उन्होंने घुसने की भी कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इधर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। वो सड़कों पर उतर आए, घटना पर विरोध जताया, दोषियों को पकड़ने की मांग की, सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। कई जगहों पर सड़कों पर जैम लगा दिया गया, आगजनी हो गई, नारेबाजी की। बीजेपी के कई नेता चंद्रनाथ रथ के घर भी पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले, उन्हें ढांढस बधाया। चंद्रनाथ रथ का घर पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में है। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। पश्चिम मेदिनीपुर में भी खूब हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़के बीजेपी समर्थकों ने एक हाईवे को ही वहां जाम कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। पार्टी के झंडे के साथ बीच सड़क पर खड़े हो गए, सड़क को पूरी तरह घेर लिया, गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी। हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं, जहां तहां रुक गईं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। कोलकाता में भी बीजेपी समर्थकों ने सड़क जाम कर दी। कुछ ट्रकों में उन्होंने तोड़फोड़ भी कर दी। वहां से पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां गुजर रही थी, उन्हें भी रोक दिया।
पुलिस वाले भीड़ के बीच पहुंचे, गुस्साए लोगों को समझाने में जुटे, उन्हें भरोसा दिया कि पुलिस जल्द हत्या के आरोपियों को पकड़ लेगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने सड़क को खाली नहीं किया। बहुत देर तक पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो गाड़ियों को घेर कर खड़े रहे। और इस बीच चांदीपुर में चंद्रनाथ रथ के घर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। हत्या की खबर मिलते ही रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग पहुंच गए। कई रोते दिखे, अपने आंसू पोंछते दिखे। चंद्रनाथ रथ की हत्या से बेहद दुखी नजर आए। बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे। विधानसभा चुनाव में चांदीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले पार्टी के नेता पीयूष कांति दास ने चंद्रनाथ रथ की मां से मुलाकात की। उनकी मां उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लग गई। पीयूष कांति दास ने उनके आंसू पोंछे, भरोसा दिया कि पार्टी उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर साथ देगी, दोषियों को सजा दिलवाएगी। उन्होंने घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। 6 घंटा पहले न्यूज माफिक वो 6 आवर्स उधर थी, वेट कर रहा है खून के लिए। ये तो प्लान्ड क्राइम है। चंद्रनाथ रथ की मां ने मांग की कि हत्या के दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, लेकिन उन्हें फांसी न देकर उम्र कैद की सजा दी जाए। उन्होंने कहा वो भी किसी मां के बेटे हैं, वो नहीं चाहती कि किसी और के बेटे को की मौत हो, उसको फांसी हो। दोषियों को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा दी जाए। আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी आरोप लगाया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ है। उनके मुताबिक राज्य में चुनाव के बाद सत्ता बदलने के बावजूद पूरी व्यवस्था को बदलने में कुछ वक्त लगेगा। राज्य में जो गुंडागर्दी चल रही थी उस पर एकदम से लगाम नहीं लग सकती, इसमें समय लगेगा। ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। थोड़ा सा सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। चंद्रनाथ रथ के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए ही हत्या की गई। उनके मुताबिक टीएमसी के कुछ नेताओं ने पहले ही धमकी दी थी कि 4 तारीख यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या में किसी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। उसने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। घटना के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि पार्टी इस हत्याकांड की निंदा करती है, सीबीआई जांच की मांग करती है, जज की अगुवाई में जांच हो। उसने आरोप लगाया चुनाव के बाद जारी हिंसा में उसके भी 3 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। जिन्होंने उनकी हत्या की उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था, उसने आरोप लगाया। तो टीएमसी ने मांग की कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। कोई भी ये काम किया है तो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए। टीएमसी मान रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी कई जिलों में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसने यह आरोप भी लगाया कि इस चुनाव के बाद उसके कार्यकर्ताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार बदलने के बाद उसके दफ्तरों पर कब्जा किया जा रहा है, कई जिलों में उसके दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। तो पार्टी ने मांग की कि इन सब मामलों की भी जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहां की विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद ममता बनर्जी की सरकार संवैधानिक रूप से खत्म हो गई और अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रही। राज्यपाल ने संविधान के आर्टिकल 174 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटा दी। 15 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मार दी गई।
उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप लगा कि बीजेपी का झंडा लगाने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग कर दी। उधर हावड़ा में बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों पर बम से हमला किया गया, गोलियां चलाई गईं, पथराव किया गया। उन्होंने दावा किया ये हमले टीएमसी नेता अरूप रॉय के इशारे पर किए गए। अरूप रॉय ने हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और ममता बनर्जी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता के आरोपों पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया। टीएमसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा की आग हावड़ा में भी नजर आई। वहां शिवपुर थाना क्षेत्र में बम धमाके हुए, एक संकरी गली में हमला हुआ, एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, पूरा इलाका थर्रा गया, हर तरफ धुआं फैल गया, लोग दहशत में आ गए। लोगों ने यह खौफनाक मंजर देखा, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो हमले वाली जगह से थोड़ी दूर थे, इसलिए बम फोड़ने वाले लोग तस्वीरों में साफ साफ दिखाई नहीं दिए। हमला किसने किया यह पता नहीं चल पाया उन वीडियो में। लेकिन जैसे ही धमाके शुरू हुए वहां भगदड़ मच गई। डर के मारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनों की तलाश शुरू कर दी कि वहां कहीं वो हमले का शिकार ना हो गए। रुको ना, सरीन कहाँ है? अब्बू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? काफी देर तक ये धमाकों की आवाजें आती रहीं। पूरे इलाके में लोगों की सांसें अटकी रहीं। वो घरों से बाहर तक नहीं निकले। फौरन पुलिस को फोन मिला दिया कुछ लोगों ने, पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। हमले के बाद की तस्वीरों में वहां सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया। गलियों में टूटी हुई ईंटें बिखरी नजर आईं, पत्थर बिखरे नजर आए। मनोज खान नाम के एक बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यह हमला शमीम अहमद और उसके लोगों ने किया। शमीम अहमद नाम के व्यक्ति ने किया। उन्होंने दावा किया शमीम अहमद टीएमसी नेता अरूप रॉय के करीबी हैं। तो बोला मुस्लिमों के लोग बीजेपी करता है, कहाँ है मनोज खान, कहाँ है सिकंदर खान, बोलकर चला गया। अभी हमारे लड़के लोग के ऊपर अचानक बमबाजी शुरू कर दिया। 7-8 बम चलाया है, ऊपर से गोली भी चलाया है। मनोज खान ने बताया इस हमले में उनके कई साथी घायल हो गए। वो अपने समर्थकों के साथ शिवपुर थाने पहुंचे, आरोपी शमीम अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरूप राय मंत्री के छत्र छाया में ये पलता है, किसी से डरता नहीं है। ये जिसको चाहता है उसको मारता है, जिसके घर चाहता है लूटता है, कहीं भी किसी से नहीं डरता है। ये आरोप मनोज खान ने लगाए। टीएमसी ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। अरूप रॉय का कोई बयान नहीं आया। लेकिन बम धमाके हुए, गोलीबारी हुई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात कर दी गई। उधर टीएमसी के सत्ता से हटते ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स वहां रिलीज हो जाएगी। कल पश्चिम बंगाल में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज होगी। ये फिल्म पिछले साल सितंबर महीने में रिलीज हुई थी। ममता सरकार ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया था, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में यह फिल्म रिलीज हो रही है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इंडिगो की एक फ्लाइट में कुछ यात्रियों पर घूरने, वीडियो बनाने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक घटना कोलकाता से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में हुई। महुआ मोइत्रा ने आरोपियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मुंबई के पास ठाणे के कल्याण में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर तेज आंधी में फंस गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और हेलीकॉप्टर को वापस मुंबई ले आया। जुहू एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया। एकनाथ शिंदे एक शादी समारोह में जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना हुई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बाद डीएमके ने भी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। डीएमके ने चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्चियों की मांग की ताकि वो उनकी जांच कर सके। डीएमके ने तमिलनाडु की कुछ विधानसभा सीटों पर धांधली किए जाने की आशंका जताई। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में चीख पुकार मच गई जब वहां लोगों से भरी एक बस नहर में गिर गई। 20 से ज्यादा लोग सवार थे उसमें। नहर में गिरी उससे पहले बस और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई और वो बेकाबू होकर पानी से भरी नहर में जा गिरी। जिसने भी हादसे को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोगों से भरी वो बस
पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में पलट गई। उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से बाहर नजर आया। देखते देखते बस के अंदर पानी भर गया। उसमें जो लोग थे खिड़कियों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। निकालो, कूदो। इस बात का खतरा था कि बस में मौजूद लोग पानी में न डूब जाएं। तो एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर खड़े लोगों की भी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन नहर के उफनते पानी को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मदद के लिए पानी में कूदे। इस बीच पुल पर एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने बस की तरफ लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका ताकि उसकी मदद से खिड़कियों के शीशे तोड़े जा सकें और बस में फंसे लोगों को तेजी से बाहर निकाला जा सके। जो लोग बस से निकल पाए वो भी अंदर फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने में फिर जुट गए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में यह हुआ। वो बस रामगंगा नहर में गिरी। जो लोग देख रहे थे उन्होंने बताया नहर में पलटने से पहले उस बस और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। इसके बाद वो बस बेकाबू हो गई और नहर पर जो पुल बना हुआ था उसकी रेलिंग को तोड़ते हुए पानी में गिर गई। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सभी 21 लोगों को जो बस में फंसे हुए थे फिर बाहर निकाल लिया गया। उनमें कुछ लोग घायल भी हो गए। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इधर दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में फैले नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। 6 करोड़ रुपए की नकली दवा जब्त करने का दावा किया। नकली दवाएं बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कह रही है आरोपी पिछले 5 साल से नकली दवाएं बनाने का काम कर रहे थे। नकली दवाओं को कई राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। नकली दवाओं को खुलेआम बाजारों में बेच रहे थे। अवैध तरीके से मुनाफा कमा रहे थे। ऐसी दवाइयां तैयार कर रहे थे जिनका इस्तेमाल कैंसर तक के इलाज में किया जाता है, अस्थमा की रोकथाम के लिए किया जाता है, लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों, सीरियस बीमारियों के इलाज के लिए ये दवाएं इस्तेमाल होती है, वो नकली बना रहे थे। रेबीज से बचाव की दवा नकली बना रहे थे। पुलिस कह रही है दवाइयां नकली बना रहे थे। नकली दवाइयों को असली दवाइयों जैसा दिखाने के लिए उसकी पैकिंग भी बिल्कुल असली जैसी कर रहे थे। लेकिन इसकी खबर लगते ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस की टीम पहुंची। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम मुखर्जी नगर इलाके में पहुंच गई। एक मकान के अंदर दाखिल हुई। मकान पर छापा मारा, तलाशी ली, उसके चप्पे चप्पे को खंगाला, छानबीन की, एक एक सामान देखा, सामान की चेकिंग की और बड़ी संख्या में उनको कई पेटियां रखी नजर आई। पेटियों में दवाइयों की शीशियां रखी नजर आई। भारी मात्रा में डिब्बे रखे हुए दिखाई दिए। कमरे में कई मशीनें लगी हुई दिखाई दी। पुलिस कह रही है उन मशीनों की मदद से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। नकली दवाइयां शीशियों में भरी जा रही थी। नकली दवाओं की शीशियों पर फर्जी लेबल चिपकाए जाते थे। नकली दवाइयों की शीशियां असली बताकर सप्लाई की जाती थी। भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त करने का दावा किया पुलिस ने। वहां नकली दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का दावा किया। जैसे अस्थमा को रोकने की दवा है, एनिमल बाइट को लेकर के दवा थी, लीवर, थायराइड और किडनी और इवन कैंसर की भी जो थेरेपी की दवा थी वो दवा वहाँ पर नकली ये बनाने के कारोबार में लगा हुआ था। पुलिस कह रही है आरोपी सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं को भी अवैध तरीके से इकट्ठा करते थे। उन दवाओं से असली लेबल हटाते थे, उन पर नकली लेबल लगाते थे, उन्हें महंगी कीमतों में बाजार में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट दिल्ली एनसीआर से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैला हुआ था। उधर सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके से उन दलों का समर्थन पत्र मांग लिया जिनके समर्थन का दावा विजय ने किया। सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके पार्टी के विजय से पूछा कि वो विधानसभा में बहुमत कैसे साबित करेंगे। राज्यपाल ने उनसे उन दलों के समर्थन पत्र भी मांगे जिनके समर्थन का दावा किया गया। टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा, जबकि उनकी पार्टी केवल 108 सीट ही जीत सकी थी। सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु में डीएमके ने एआईएडीएमके के सरकार गठन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने जनादेश के खिलाफ जाकर सत्ता में शामिल होने से मना कर दिया। डीएमके ने साफ किया कि वो सरकार बनाने की दौड़ में शामिल होने के बजाय एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना पसंद करेगी।
बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पटना के गांधी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया और उनसे हाथ मिलाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी बिहार में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशांत को अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की थी। इधर पंजाब के मोहाली में ईडी की एक रेड के दौरान एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से नोटों से भरे बैग फेंके गए। ईडी की टीम ने उस रिहायशी इमारत में रहने वाले नितिन नाम के एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। वो उस इमारत की 9वीं मंजिल पर रहते हैं। दावा किया गया नितिन को पहले ही ईडी के वहां पहुंचने की खबर मिल गई थी। ईडी के अधिकारियों को आता देख उन्होंने पैसों से भरे 2 बैग अपने फ्लैट से नीचे फेंक दिए थे। उन 2 बैगों में एक जमीन पर गिरा तो फट गया और उससे नोट निकलकर बाहर फैल गए। 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिखर गई। हालांकि पूरी कोशिश की गई थी कि वो बैग ना फटे। नोटों की गड्डियां एक लाल रंग के बैग में थीं। लाल रंग के बैग को एक और बड़े और मजबूत बैग में रखा गया था ताकि वो नीचे गिरे तो फटे ना, लेकिन उल्टा हो गया। बैग नीचे गिरा तो फट गया। नोटों की गड्डियां जमीन पर फैल गई। ईडी के मुताबिक नितिन ने पैसों से भरे 2 बैग फेंके थे। एक बैग फट गया, दूसरा बैग सही सलामत रहा। उस बैग को वहां खड़े एक व्यक्ति उठाकर भाग गए। वो व्यक्ति नितिन के ड्राइवर बताए गए। नितिन ने जैसे ही 9वीं मंजिल से ये पैसों से भरे बैग फेंके, जो आरोप है कि नितिन ने फेंके, वो ड्राइवर जो बताए जा रहे हैं वो उन्हें उठाने पहुंच गए। एक बैग फट गया था, ड्राइवर ने वो बैग वहीं छोड़ दिया। दूसरा बैग जो एकदम ठीक था उसे लेकर वहां से भाग गए। पुलिस ने ड्राइवर का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो हाथ नहीं आए पुलिस के। जब ईडी की एंट्री होती है, ईडी गेट पर पहुंचती है, तो यहीं के जो मालिक हैं जिनके घर पे रेड हुई है, उन्होंने बैक साइड से, यानी कि ये बैक साइड है, बैक साइड से नीचे यहां पर पैसों से भरा बैग फेंका। मोहाली की वेस्टर्न टावर नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में ये ईडी की रेड हुई। इस मामले के सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा यह रेड पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीबी के घर पर हुई। विक्रम मजीठिया ने आरोप लगाया कि नितिन के घर पर जो पैसे मिले हैं वो हवाला के पैसे। हालांकि भगवंत मान ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा ईडी की रेड से उनका कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को जानकारी मिली थी कि कई बिल्डरों ने करोड़ों रुपए देकर राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके सीएलयू लाइसेंस लिया था। सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज, यानी किसी जमीन का जो आधिकारिक जो जैसे खेती वाली जमीन है उस पर बिल्डिंग या शोरूम बनाना है तो ये लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ता है। खेती की जमीन से उस पर निर्माण करना है तो उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ता है, उसका लाइसेंस होता है सीएलयू। तो ईडी को जानकारी मिली कि कई बिल्डरों ने इसे लेने में गड़बड़ी की। सूत्र कह रहे हैं नितिन के घर पर भी इसी सिलसिले में छापेमारी की गई थी। उनकी कुछ नेताओं से जान पहचान होने की बात सामने आई थी। इसे लेकर स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये लोग सीएमओ में बैठकर, यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठकर नाजायज प्रोजेक्ट पास करते हैं, हवाला के जरिए विदेशों में पैसे भेजते हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक संदिग्ध नोटों से भरे बैग मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो बैग एक खेत के पास मिले। सड़क किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे 3 बैग रखे थे। तीनों एक जैसे दिख रहे थे, भरे हुए थे। पास में रहने वाले एक किसान की नजर उन बैग पर पड़ी तो वो घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कहीं उन बैग में बम तो नहीं है या फिर कोई और खतरनाक चीज तो नहीं है, क्योंकि बैग 3 ऐसे पड़े हुए थे। उन्होंने बैग को हाथ नहीं लगाया, पुलिस को बुलाया। उसे बताया कि ये बैग मिले हैं यहां। पुलिस पहुंची तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन बैग में नोटों के बंडल मिले। पहला बैग खोला तो वो नोटों से भरा था, दूसरा बैग खोला वो भी नोटों से भरा था, तीसरा बैग खोला उसमें भी नोट ही नोट थे। ऊपर के सारे नोट 500 रुपए के दिख रहे थे। इतने सारे नोट देखकर लोग हैरान रह गए। नोटों को प्लास्टिक की अलग अलग थैलियों में पैक किया हुआ था। टेप चिपकी नजर आई। पुलिस ने आशंका जताई उनमें करीब 3 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन मामला तब और उलझ गया
जब पुलिस ने उन नोटों की जांच की, पता चला ऊपर से जो नोट दिख रहे थे सिर्फ वही असली थे, उनके बीच में नकली नोट थे, सादे कागज भी रखे हुए थे। यानी 500 रुपए के नोट सिर्फ दिखाने के लिए थे कि गड्डी पूरी 500 की लगे, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही थी। अंदर ज्यादातर नोट सादे थे या कागज थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चकमा देने के लिए। कई बार गिफ्ट देने के लिए भी इस तरह की बंडल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ऊपर आगे पीछे बस वो नोट होते हैं, बाकी अंदर कागज होते हैं। तो पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर वो बैग वहां रखे किसने और क्यों। रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे 3 बैग पड़े हुए थे जिसका खेत का किसान जिसका खेत था उसने देखा और उसने सूचना दी पुलिस को। तीनों बैग पुलिस ने कब्जे में ले लिए। उसने आशंका जताई किसी बड़ी साजिश के तहत उन बैगों को वहां रखा गया होगा, ठगी करने के लिए रखा गया था। हालांकि पुलिस ने उस इलाके में घेरेबंदी कर मामले की जांच शुरू कर दी ताकि असली वजह पता चल सके। इधर हरियाणा के नूंह में पुलिस ने 2 गो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गो तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी राजस्थान की तरफ जा रहे थे। पुलिस का दावा है चेकिंग के दौरान उन्होंने गोलियां चला दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल हो गए। दिल्ली के महेंद्रा पार्क इलाके से पुलिस ने बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो महिला गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रही थी और बैन हो चुके एक ऐप से बांग्लादेश में किसी के संपर्क में थी। पुलिस ने महिला को बांग्लादेश रिपोर्ट कर दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक घर से 4000 से ज्यादा हथियार बरामद करने का दावा किया। इनमें तलवारें, खंजर और कई धारदार हथियार शामिल थे। इनकी कीमत 45 लाख से ज्यादा बताई गई। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक शातिर चोर ने ग्राहक बनकर गहनों की एक दुकान में चोरी की। दुकान के मालिक ने बताया कि वो चोर उनके पास सोने का ओम खरीदने के बहाने आया था। चोर ने उन्हें दूसरे गहने दिखाने को कहा और फिर मौका मिलते ही सोने का ओम लेकर फरार हो गया। इधर दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया। उसके तहत शहजाद भट्टी नाम के आतंकी के गैंग से जुड़े 9 गुर्गों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ऑपरेशन गैंग बस्ट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी शहजाद भट्टी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से ये लोग संपर्क में थे। इन 9 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने इनके मकानों की तलाशी ली, अलमारियों में देखा, पलंग के अंदर देखा, आरोपियों के पूरे मकान छान मारे और दावा किया कि आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, कई उपकरण मिले। पुलिस को शक है इनके जरिए ही पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के ये लोग संपर्क में थे। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में पता चला ये आरोपी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके निशाने पर पुलिस, सुरक्षा बल और सैन्य ठिकाने थे। कई भीड़-भाड़ वाले इलाके भी इनके निशाने पर थे। पुलिस सूत्र कह रहे हैं इन लोगों ने कई भीड़-भाड़ वाले इलाकों की रेकी भी कर ली थी। एक इशारे का बस इंतजार कर रहे थे, शहजाद भट्टी के इशारे का। उसका इशारा मिलते ही ये दिल्ली में हमला करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं ये लोग टारगेट किलिंग की प्लानिंग भी कर रहे थे। कई VIP लोग इनके निशाने पर थे। 9 के 9 आरोपी शहजाद भट्टी से जुड़े हुए बताए गए और ये कहा गया कि एक मॉड्यूल चला रहे थे, टेरर मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल से कई और लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों का पता लगाने में पुलिस जुट गई। ये कार्रवाई ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत की। यह ऑपरेशन 48 घंटे तक चला। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में हथियार, मोबाइल फोन, गाड़ियां बरामद की गई। उधर इंडिगो ने यूपी के जेवर में बने नए एयरपोर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। इंडिगो की टिकट बुकिंग साइट पर जेवर में बने एयरपोर्ट का नया कोड दिखाई देना शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर 15 जून से पहली कमर्शियल फ्लाइट सेवा चालू होनी। शुरुआती उड़ान नोएडा से लखनऊ के लिए होगी। दिल्ली के निगमबोध घाट में मौजूद यमुना बाजार कॉलोनी को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। दिल्ली सरकार ने वहां रहने वाले 300 से ज्यादा परिवारों को नोटिस भेजा और 15 दिन में खाली करने के लिए कहा। परिवारों ने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए नोटिस का कड़ा विरोध जताया।
दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टरों ने 22 से 24 मई तक 3 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया। बढ़े हुए ईसीसी यानी एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज और ग्रीन टैक्स के विरोध में ये चक्का जाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया कि इसकी वजह से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क अचानक धंस गई। सुभाष चौक के पास सड़क धंसी और वहां पर गहरा गड्ढा हो गया। सुरक्षा को देखते हुए गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक जेलर ने एक कैदी से शादी कर ली। एक महिला जेलर ने एक कैदी से शादी कर ली। वो हत्या के मामले में सजा काटकर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद शादी की। जेलर फिरोजा खातून है। उन्होंने सजा काटकर बाहर आए अभिलाष नाम के व्यक्ति से शादी कर ली हिंदू रीति रिवाज से। 7 फेरे लिए। कई लोग इस शादी में शामिल हुए, लेकिन जेलर के घर से कोई नहीं आया। तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका कन्यादान किया। उनकी शादी की चर्चा पूरे राज्य में शुरू हो गई। फिरोजा खातून रीवा जिले की रहने वाली हैं। वो सतना के केंद्रीय जेल में तैनात हैं। उसी जेल में अभिलाष कैदी थे। जानकारी के मुताबिक वहीं उन दोनों की दोस्ती हुई। फिर अभिलाष जेल से बाहर निकल आए। 4 साल पहले अपनी सजा काटकर बाहर निकले तो उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद धूमधाम से उन्होंने शादी कर ली। शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई। मंत्र पढ़े गए। जयमाला से लेकर 7 फेरे लेने तक फिरोजा खातून ने सारी रस्में पूरी की। अभिलाष का पूरा परिवार शादी में मौजूद रहा। सबने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, लेकिन फिरोजा खातून के घर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई तो कन्यादान की भी रस्में निभाई गईं। जेलर के घर से कोई नहीं पहुंचा तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आए, उन्होंने यह रस्म पूरी की। फिरोजा खातून को विदा किया। जानकारी के मुताबिक वो सतना की जेल में वारंट इंचार्ज हैं। कोर्ट के मामलों को भी देखती हैं। अभिलाष जब वहां कैदी थे तब उन्हें भी इस काम में लगाया गया था कुछ दूसरे कैदियों के साथ। इसी दौरान वो दोस्त बन गए। अभिलाष 2007 में हत्या के एक मामले में दोषी करार हुए थे। उम्र कैद की सजा हुई थी। 14 साल तक जेल में थे, लेकिन फिर अच्छे आचरण के आधार पर कोर्ट ने उन्हें सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया था। उधर बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 10 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बिहार के सहरसा में एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 10 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रशासन के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मामूली झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने एक परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती, मशहूर यूट्यूबर हैं शादाब जकाती, उनका गहनों का शोरूम सील कर दिया गया। आवास विकास परिषद की टीम ने उस पर ताला जड़ दिया, बंद कर दिया। जिस कॉम्प्लेक्स में शादाब जकाती का शोरूम था, उस कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया। शादाब जकाती ने कुछ रोज पहले ही वहां गहनों का शोरूम खोला था, उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना प्रशासन की इजाजत के वहां भीड़ जुटाई थी। उद्घाटन के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई थी, तो उनके खिलाफ इस बात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर कार्रवाई हुई थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उस कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया गया जिसमें उनका शोरूम था। आवास विकास परिषद ने आरोप लगाया कि कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से बनाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में उस कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई, उसे सील कर दिया गया। पूरे कॉम्प्लेक्स पर ताला जड़ दिया गया। उसी कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर शादाब जकाती का गहनों का शोरूम है, उसे भी सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। शादाब जकाती ने कुछ रोज पहले ही वो शोरूम खोला था, उसके बाद से वो विवादों के घेरे में। बिना अनुमति के भीड़ जुटाने के मामले में उन पर मुकदमा हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश जो आवास विकास परिषद है उसने इस कॉम्प्लेक्स को मानकों के विरुद्ध पाया और यहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। जिस कॉम्प्लेक्स पर यह कार्रवाई हुई उसमें 100 से ज्यादा दुकानें हैं। प्रशासन ने उन सभी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, सब पर ताला लगा दिया। सभी दुकानदार हैरान रह गए। टीम के मुताबिक उसने पहले भी नोटिस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कार्रवाई के दौरान कॉम्प्लेक्स के मालिक ने उनसे समय मांगा। जो फायर की एनओसी है उसे आने में थोड़ी देर हो गई, बाकी उसके कागज पूरे हैं, सब काम उस पर चल रहा है। आगे से देर है, उसकी वजह से उन्होंने सील करा।
कॉम्प्लेक्स के मालिक उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिया कि कॉम्प्लेक्स के सारे दस्तावेज पूरे हैं, सिर्फ फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना है। वो जल्द से जल्द आवास और विकास परिषद को सारे दस्तावेज दिखाएंगे ताकि कॉम्प्लेक्स दोबारा खोला जाए। इधर केंद्र सरकार ने 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप अभियान की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप का अभियान शुरू किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के एक अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत की। योजना के तहत हर साल 40 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त में की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि द्वारका इलाके में मौजूद इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में करीब 806 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इस कॉलेज में हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें होंगी। छात्रों और कॉलेज स्टाफ के लिए आधुनिक हॉस्टल समेत कई दूसरी सुविधाएं भी होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइंस 2026 लॉन्च कर दी। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन देश के करीब 15 लाख स्कूलों में शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास को मजबूत करेंगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक माता पिता, शिक्षक और समाज की भागीदारी से स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीदों ने एक तरफ शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ मुनाफा वसूली ने इस पर दबाव बनाया। इस रस्साकशी में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दिन भर ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन होते रहे। आखिरकार ये रेड जोन में लगभग फ्लैट बंद हुए। इस मिले जुले माहौल में निवेशकों की संपत्ति में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।